गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमबीलो क्लासेस में। ये जो हम सीपीसी की एआईबी के अकॉर्डिंग एमसीक्यूज देख रहे हैं, इससे पहले क्लास में हम लगभग 50 करीब क्वेश्चन कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम लगभग 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सीपीसी के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, एसआरए एंड बीएनएस के एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट एमडीलो क्लासेस के चैनल पे जाके एंड वीडियोस के ऑप्शन पे जाके आप वो सारे एमसीक्यूज अटेंड कर सकते हैं। ये आपको एआईबी के एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 51, क्योंकि 50 हम कर चुके हैं। 51 कहता है नवीन संशोधन प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक बार कितनी प्रतियों में न्यायालय या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसमें हम 2 बार कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो 2 बार हम क्या कर सकते हैं, उसके सामने उन प्रतियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, यदि प्रतिवादी 30 दिन की अवधि में अपना लिखित कथन पेश नहीं करता तो ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा टाइम जिसे आगे भी वो 30 दिन खत्म होने के बाद भी अपना रिटन स्टेटमेंट दे सकता है। तो 30 डेज में अगर नहीं दिया तो फिर 90 डेज का मैक्सिमम टाइम है कि 30 दिन में नहीं दिया तो अगले 90 डेज में उसको अपना लिखित कथन पेश करना होगा, लेकिन तब उसको एक पर्याप्त कारण बताना पड़ेगा कि मैं क्यों 30 डेज में ये रिटन स्टेटमेंट पेश नहीं कर पाया हूं। तो 30 डेज पहले कि 30 डेज में करना होगा, अगर 30 डेज में नहीं किया तो इस टाइम को 90 डेज तक हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दस्तावेज वाद पत्र प्रस्तुत किए जाने के समय पेश किए जाने चाहिए थे तथा उस सूची में प्रविष्ट किए जाने चाहिए थे जो वाद पत्र में जोड़े जाते हैं, ऐसे दस्तावेज वाद की सुनवाई में उसकी ओर से साक्ष्य में नहीं लिए जाएंगे, कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं लिए जाएंगे, कोर्ट का विवेकाधिकार है, कोई निश्चित प्रावधान नहीं है। देखो यहाँ पे जिस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने थे नहीं कर पाए तो कोर्ट की परमिशन के बिना उसे आप नहीं कर सकते, मतलब कोर्ट की परमिशन के बिना उसे एज अ एविडेंस हम यूज नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 54 में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ऑर्डर 8 के रूल 1A में सीपीसी के अंदर दस्तावेज को प्रतिवादी को पेश करना चाहिए था लेकिन पेश नहीं किया गया, तो उसे वाद की सुनवाई में कोर्ट की परमिशन के बिना एविडेंस में यूज नहीं कर सकते, एविडेंस में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो कोर्ट की परमिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवादी के लिखित कथन के पश्चात कोई भी अभिवचन जो मुजरा या प्रतिदावा के विरुद्ध प्रतिरक्षा से भिन्न है उपस्थित किया जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई रिटन स्टेटमेंट है या काउंटर क्लेम है तो कोर्ट की परमिशन से ही किया जाएगा। ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय उचित समझे, केवल ए या ए और बी दोनों, तो यहाँ पे कोर्ट की परमिशन से ही हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 में हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 56 में जो कोर्ट की परमिशन से भी किया जा सकेगा और इसमें ऐसे निबंधनों पर जो कोर्ट उचित समझे, मतलब दोनों कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, मुजरा या प्रतिदावा कर सकते हैं। तो हमारा इस सेशन में, इस क्वेश्चन में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार सम्मन कितने दिनों के भीतर लेगा। तो यहाँ पे सम्मन के टाइम क्या है, 45 डेज है, तो यहाँ पे 45 दिन के भीतर उसको आवेदन करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन 58 है, थोड़ी सी मिस टाइप हो चुका है। 58 कहते हैं वाद की सुनवाई के स्थगन दिनांक को पक्षकार के उपसंजात नहीं होने पर न्यायालय क्या कर सकता है, ऑर्डर 9 के तहत कार्य कर सकता है, अदर एडजमेंट दे सकता है, अन्य कोई उचित आदेश दे सकता है। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है कि जब वाद की सुनवाई के स्थगन के दिनांक को पक्षकार के उपसंजात नहीं होने पर कोर्ट क्या क्या चीज कर सकते हैं, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो मतलब उपयुक्त सभी चीजें कोर्ट कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं यदि कोई व्यक्ति जल सेना या थल सेना में कार्य करता है तो सम्मन की तामील उसमें किस पर की जाएगी। इससे पहले वाली क्लास अगर आपने सीपीसी की अटेंड की है तो वहां पर भी ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। जल या थल सेना में हम कमांडिंग जो ऑफिसर होते हैं उन पर सम्मन की तामील करवाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां प्रतिवादी सुनवाई के दिन उपस्थित ना हो तो वहां क्या परिणाम होगा। कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर दे सकता है, सही है। यदि तामील उचित रूप से नहीं हो पाई है तो दोबारा भी सम्मन जारी कर सकता है। उपरोक्त दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी सही है। कोर्ट उसके लिए अदर सम्मन भी जारी कर सकता है और अगर कोर्ट को लगता है कि मुझे एक्स पार्टी डिसीजन देना है तो वो एक पक्षीय आदेश भी पारित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध कौन सा उपचार उपलब्ध होता है। जब एक्स पार्टी डिक्री दी जाती है तो उसके अगेंस्ट हमारे पास क्या क्या रेमेडी है। तो 96 सबसेक्शन 2 में अपील कर सकते हैं, 11 ऑर्डर सेक्शन 114 और ऑर्डर 47 के तहत रिव्यू कर सकते हैं, ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत 30 दिन के अंदर न्यायालय को एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये सारे उपचार ही हमें एक्स पार्टी डिक्री के अगेंस्ट दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सीपीसी के अंतर्गत कौन सा वाद दीवानी प्रकृति का वाद नहीं है। सामाजिक कार्यों से वंचित करना, चेक के बकाया के लिए लाया गया वाद, मृतक को दफनाने का या दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, सामाजिक कार्यों से वंचित करने के विरुद्ध वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां कोर्ट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है तो मतलब सेक्शन 18 की बात कर रहे हैं, वहां वाद संस्थित करने का स्थान सीपीसी में किस धारा में निर्धारित है। तो वाद की अनिश्चितता के बारे में हम सेक्शन 18 में पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, डिक्रीदार की परिभाषा संहिता में कहां पर दी गई है। डिक्रीदार की पूछ रहे हैं तो 2-3 में दे रखी है, जबकि डिक्री की डेफिनेशन कहां पढ़ते हैं हम 2-2 में पढ़ते हैं। 2-2 में डिक्री, 2-3 में डिक्रीदार, 2-4 में हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट और 2-5 में हम पढ़ते हैं विदेशी न्यायालय। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिस्थापित तामील का उपबंध किया गया है। प्रतिस्थापित तामील या सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑर्डर 5 रूल 50, इंपॉर्टेंट वेरी है, तो आप इसको स्टार कर लेना इस क्वेश्चन को और याद कर लो। प्रतिस्थापित तामील आदेश 5 नियम 20। नेक्स्ट, सम्मन के बदले पत्र की तामील कब की जाती है। जब प्रतिवादी सम्मन से बर्ताव से बच रहा है, इस विषय पर न्यायालय की ऐसी राय है, उपरोक्त दोनों या कोई। तो कोर्ट में इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सम्मन के बदले पत्र की प्राप्ति पर तामील कब की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 में हमारा सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67, अभिवचनों के संशोधन की शक्ति दी गई है। देखो, संशोधन की बात करें तो ऑर्डर 6 का रूल 18 और अगर सत्यापन की बात करें तो ऑर्डर 6 का रूल 15। ऑर्डर 6 का रूल 15 दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, संशोधन और सत्यापन की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रांग न्याय का सिद्धांत निष्पादन की कार्यवाहियों पर लागू होता है, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन नंबर 7 देखोगे तो एक्सप्लेनेशन नंबर 7 निष्पादन की डिक्रियों के बारे में बात करते हैं। ये एक्सप्लेनेशन 7 किसका, तो ये एक्सप्लेनेशन सेक्शन 11 का जो रेस जुडिकाटा का पढ़ते हैं उसके 7 में हमें ये बात बताई हुई है। नेक्स्ट, क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान सीपीसी में कौन सी धारा में है, तो ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड हम सेक्शन 9 में पढ़ते हैं। सेक्शन 12 हमारा रेस जुडिकाटा हो जाता है और सेक्शन 12 हमारा अतिरिक्तवाद का वर्जन की बात करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्राधिकार के संबंध में आपत्तियां उठाने का अधिकार कौन सी धारा में है, तो आपत्तियों से संबंधित जो बात करते हैं वो हम 21 में करते हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग के हमारे सीपीसी के सेक्शंस है टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ोगे तो भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, सीपीसी की धारा 10 रेस सब जुडिस की बात कर रहे हैं के अंतर्गत विदेशी न्यायालय के वाद की लंबिता के दौरान भारतीय न्यायालय उसी वाद हेतु पर वाद का विचारण करने से
प्रवारित नहीं करता है। प्रवारित का मतलब होता है रोकना, मतलब कोर्ट उसमें उस चीज को नहीं रोकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, धन संबंधी पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 6 में पढ़ते हैं। देखो, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन 6 में पढ़ते हैं। रिवेन्यू कोर्ट को कोर्ट बताया गया है सिविल में, 5 में पढ़ते हैं। 7 में प्रांतीय लघुवाद न्यायालय पढ़ते हैं। 8 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय पढ़ते हैं। और 9 में, इससे पहले मैंने आपको बताया, ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं। 10 में रेस सब जुडिस विचाराधीन वाद, 11 में रेस जुडिकाटा हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 20 सीपीसी लागू नहीं होती। मध्यस्थ प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। देखो, यहाँ पे डायरेक्ट हमसे सेक्शन 20 की बात कर रहा है। सेक्शन 20 कहां पर लागू नहीं होती, तो इनमें से सारे ही ऑप्शन गलत है। ये सारे ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है, तो इसका मतलब कोई नहीं यहाँ पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है, वहां वाद के संस्थित स्थान निर्णित किया जाएगा। इससे पहले ही अभी ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ अनिश्चितता के बारे में, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व न्याय का सिद्धांत है, याद रख लो, आदेशात्मक मैंडेटरी प्रकृति का है। पूर्व न्याय मतलब रेस जुडिकाटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जुडिशरीज के एग्जाम में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गए डिक्री या आदेश का रिव्यू किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा, दोनों या कोई नहीं। देखो, लघुवाद न्यायालय ने जो डिक्री आदेश दिया है उसका रिव्यू किसके द्वारा किया जाएगा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के द्वारा किया जा सकता है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या सिविल प्रकृति का वाद नहीं है? पूजा करने के अधिकार से संबंधित, धार्मिक अधिकार से संबंधित, किराए के लिए वाद, या वंशानुगत कार्य के लिए वाद। तो कौन सा इसमें सिविल नेचर का सूट नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 77 में। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। धारा 5 राजस्व न्यायालय, धारा 7 प्रेसिडेंशियल, धारा 9 धन संबंधी नहीं है, धारा 9 ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, और धारा 8 प्रेसिडेंशियल लघुवाद न्यायालय, ये सही है। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि 9 में हम ज्यूरिसडिक्शन पढ़ते हैं। नेक्स्ट, सीपीसी की धारा 16 के अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित वाद स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर संस्थित किया जा सकता है। कहाँ? जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है, लाभ के लिए काम करता है, प्रतिवादी स्वेच्छा से निवास करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों में से हम कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, सीपीसी का ऑर्डर 7 रूल 11 किससे संबंधित है? वाद पत्र का नामंजूर करना, लौटाना, खारिज करना, या उपरोक्त सभी मामलों में तथ्यों के आधार पर। तो क्वेश्चन नंबर 81 में वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ऑर्डर 7 के रूल 11 में हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, सीपीसी के ऑर्डर 1 रूल 1 के अंतर्गत प्रति दावे का उत्तर देने और लिखित कथन दाखिल करने के लिए प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। सम्मन की तामील से 90 दिन के भीतर, सम्मन की तामील से 60 दिन के भीतर, सम्मन की तामील से 30 दिन के भीतर, या सम्मन की तामील से 15 दिन के भीतर। तो यहाँ पे हमारा लिखित कथन की बात कर रहा है और प्रति दावे के दावे का उत्तर देने की बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 82 में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सम्मन की तामील से 30 दिन के भीतर करते हैं। नेक्स्ट, जब एक पक्षीय डिक्री पारित की जाती है तब प्रतिवादी सीपीसी के सेक्शन 96 में अपील कर सकता है, पहले भी हमने पढ़ा था। ऑर्डर 9 रूल 11 में भी एप्लीकेशन कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1000 रुपए के विनिमय पत्र के आधार पर बी पर वाद लाता है। ए के विरुद्ध 2000 रुपए के लिए निर्णय ऑलरेडी बी के पास है। ये दोनों दावे निश्चित धन संबंधी मांग होने के लिए मुजरा किए जा सकते हैं, या वाद मुजरा नहीं किया जाएगा? नहीं, कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की बात है। इसके पास ऑलरेडी इसके लिए एक डिक्री है, तो ये इस चीज का दावा कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीपीसी के किस प्रावधान
के तहत सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को स्थानांतरित कर सकता है, मतलब ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के मैटर की ट्रांसफर की पावर सेक्शन 25 में बताई है। नेक्स्ट, वाद नामंजूर किया जा सकता है। वाद हेतु प्रकट नहीं होता तब कर सकते हो, गलत न्यायालय में है तब कर सकते हैं, जब उचित पक्षकार को नहीं जोड़ा तब नहीं कर सकते। डी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे उचित पक्षकार अगर नहीं जोड़ा तो हम उसको जोड़ सकते हैं किसी भी कार्यवाही में। नेक्स्ट कहते हैं सीपीसी का ऑर्डर 1 रूल 7 के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है वाद की लंबिता के दौरान, सुनवाई की अगली तारीख से पहले या किसी भी समय, आदेश की तारीख से 60 दिन या आदेश की तारीख से 90 दिन। तो ऑर्डर 1 रूल 7 में हम कब कर सकते हैं? सुनवाई की अगली तारीख से या पहले कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभिवचन हस्ताक्षरित किए जाएंगे किसके द्वारा? पक्षकार द्वारा, प्लीडर द्वारा। ए और बी दोनों ही सही है। प्लीडिंग को दोनों में से किसी के द्वारा भी सिग्नेचर किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 10 रूल 2 में मौखिक परीक्षा के बाद में विवादग्रस्त बातों का किया जाएगा साक्ष्य का अभिलेख, स्वीकृति या कोई नहीं। तो वाद में विवादग्रस्त बातों के बारे में हम मौखिक परीक्षा कर सकते हैं। तो 89 में ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, सीपीसी में ऑर्डर 5 रूल 15 को प्रतिवादी की अनुपस्थिति में किए गए सम्मन की तामील किसे की जाएगी? इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको एक चीज क्लियर कही थी कि अगर सम्मन की तामील प्रॉपर पर्सन पर नहीं हो सकती तो उस घर की मेल मेंबर पे कर सकते हैं, उस घर की फीमेल पर भी कर सकते हैं। तो परिवार के वयस्क पुरुष पर हो सकती है, वयस्क स्त्री पर हो सकती है, लेकिन नौकर पर नहीं होती। सीपीसी में जो सर्वेंट होता है, नौकर होता है, सेवक होता है, उस पे सम्मन की तामील नहीं हो सकती। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। ए और बी दोनों हमारे लिए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 91। सीपीसी के अंतर्गत ऑर्डर 4 के रूल का सब रूल 1A वाद संस्थित करता है जब वाद में 2 प्रति में वाद पत्र प्रस्तुत किया जाए, वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, न्यायालय में वाद 3 प्रति में प्रस्तुत किया जाए। 3 प्रति वाला कोई ऑप्शन नहीं है। ए और बी दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीसी का प्रभाव क्या है। तो याद रखो सीपीसी का प्रभाव भविष्य लक्षी है, भूत लक्षी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, सीपीसी में किस धारा के अंतर्गत पक्षकारों के नाम काटे जा सकते हैं, जोड़े जा सकते हैं, स्थापित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में ऑर्डर 1 का रूल 10 में हम ये चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 26 में तथ्य साबित किए जाने चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 में शपथ पत्र के द्वारा ये चीजें साबित की जाती है। नेक्स्ट, सीपीसी के किस आदेश में रिप्रेजेंटेटिव सूट पढ़ते हैं? ऑर्डर 1 के रूल 8 में पढ़ते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 1 रूल 8 रिप्रेजेंटेटिव सूट की बात करता है। नेक्स्ट, वाद कारणों का संयोजन किस प्रावधान में है? ऑर्डर 2 के कौन से रूल में हम वाद कारणों के प्रावधानों के बारे में पढ़ते हैं? तो ऑर्डर 2 रूल 3। इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस क्लास में या इससे पहले वाली क्लास में। जो भी ऑर्डर रूल्स और सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, इट मींस वो वेरी इंपॉर्टेंट है। उनको आप ऐसा करो कि रट्टा ही मार लो। सेक्शन क्या है, उसका टाइटल क्या है, ये चीजें आपको मगअप करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीसी के अंतर्गत जब सम्मन की तामील प्रतिवादी के घर पर अनुपस्थिति के कारण उचित समय में नहीं हो पाती तो सम्मन की तामील की जा सकती है। नौकर को हम नहीं कर सकते, माइनर को हम नहीं कर सकते, मुनीम नौकरी हुआ एक तरीके का, उसको नहीं कर सकते, बट हम वयस्क बेटे पर कर सकते हैं क्योंकि मेल मेंबर मेजर होना चाहिए, उस पे हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जहां प्रतिवादी 30 दिन की अवधि के भीतर रिटन स्टेटमेंट लेखबद्ध कारणों से निर्दिष्ट किए गए अन्यथा किया जाता है, वहां अवधि समाप्त होने पर असफल रहता है तो वहां उस कोर्ट द्वारा लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अगर आप 30 डेज में रिटन स्टेटमेंट पेश नहीं कर पाते हो तो फिर आप 90 डेज में कर सकते हो। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घर बी को 500 रुपए वार्षिक भाटक के पट्टे पर
देता है। सन 1905, 1906 और 1907 इन सभी पूरे वर्षों का भाटक शोध्य है और दिया नहीं गया है। ए सन 1908 में बी पर केवल 1906 के भाटक के लिए ही वाद लाता है। बी के ऊपर ए उसके पश्चात। देखो यहाँ पे मैं आपको ये समझा देती हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है कि मान लो मैंने अपना एक घर जो था वो 2020 में रेंट पर दिया। प्रॉब्लम समझा रही हूँ, मैंने अपना घर 2020 में रेंट पर दिया जो कि 2021, 2022 और 2023 तक कंटिन्यू रहा। 2020 का मुझे रेंट मिल गया, लेकिन अभी प्रेजेंट में 2024 का मुझे रेंट नहीं मिला, 2021 का नहीं मिला, 22 का नहीं मिला और 23 का नहीं मिला। लेकिन मैंने जिसको घर रेंट पे दिया जो एक्स पर्सन था, मैंने उसके ऊपर सिर्फ 2024 का जो पेंडिंग रेंट था उसके लिए ही केस किया। मैंने कोर्ट को कहा कि मुझे 2024 का जो है रेंट इसने मुझे नहीं दिया है, मुझे दिलाया जाए। कोर्ट ने मुझे 2024 का जो रेंट बकाया था वो मुझे दिला दिया। अब यहाँ पर मैं 2021 के लिए बात नहीं कर सकती फिर से, ना 2022 के लिए और ना ही 2023 के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम था, मेरे पास ये राइट था कि मैं 2024 के साथ 21, 22, 23 का भी रेंट मांग लूं कोर्ट से, लेकिन नहीं मांगा। तो यहाँ पे अब मैं फिर से उस पर्सन पे, एक्स पर्सन पे जो रेंट बकाया है उसके लिए वाद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास राइट था और मैंने नहीं यूज किया। तो यहाँ पर बी के ऊपर उसके पश्चात केवल सन 1905 के शोध्य भाटक के लिए वाद लाया जा सकेगा, नहीं लाया जा सकता। या इसके बाद हमें यहाँ बताया कि केवल सन 1907 के लिए लाया जा सकता है, नहीं लाया जा सकता। 1905 और 1907 दोनों के भाटक के लिए वाद लाया जा सकेगा, नहीं। सन 1905 या 1907 दोनों में से किसी के भी शोध्य भाटक के लिए वाद नहीं लाया जा सकता। तो क्वेश्चन नंबर 99 में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब जब आपके पास टाइम था आप अपने सारे अटैक्स मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगे, तो अब आपका राइट खत्म हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, कोई भी न्यायालय मामूली अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है यदि वह भारत में निवास करता है या उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें न्यायालय अवस्थित है, या उस जिले की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें न्यायालय अवस्थित है, न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है। तो यहाँ पे जब वो न्याय सदन में एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है तो कोर्ट उसको आदेश कर सकता है कि वो उपसंजात हो जाए। तो ये आज हमारे सीपीसी के टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, जो कि इससे पहले हम 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो थी 50 क्वेश्चंस की। इसका मतलब हमारे 100 करीब क्वेश्चन यहाँ पे सीपीसी के हुए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अपनी एक यूट्यूब पे बीएनएस की 59 रुपीज की मेंबरशिप चल रही है। ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज बता रही हूँ, आपके काम की है। 59 रुपीज की जो मेंबरशिप चल रही है, अगर आप आज तारीख है 12/12/24, 12/12/24 में अगर आप आज इस मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो तो आपको 500 प्लस एमसीक्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि 500 प्लस एमसीक्यूज की लगभग 10 ऐसे लेक्चर अपलोड है जिसमें 10 से प्लस ही है, 10 ऐसे लेक्चर्स अपलोड है जहां पे हम लमसम 30, 35, 40 क्वेश्चन करते हैं। 500 करीब क्वेश्चन की सीरीज आज आपको मिल सकती है बीएनएस की, जहां पे हमने बीएनएस की है। प्लस आपको ये मेंबरशिप क्यों ज्वाइन करनी है, अगर आपका मान लीजिए किसी एक जुडिशरी का मेंस का एग्जाम है, मेंस के एग्जाम में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपने कोई भी क्लास ज्वाइन नहीं कर रखी, आपको मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, लगभग आपको वहां पे 3 ऐसी क्लास मिल जाएगी जहां पे उसमें मटेरियल भी दिया गया है, जहां पे उसमें तरीका भी बताया है कि आपको अपनी आंसर राइटिंग कैसे करनी है। प्लस इस मेंबरशिप को आपको फ्यूचर में कंटिन्यू क्यों रखना है, क्योंकि बीएनएस के साथ साथ हम बीएनएसएस के एमसीक्यूज करने वाले हैं, प्लस बीएसए के भी एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो अगर आपको पर मंथ 250 करीब एमसीक्यूज भी मिलते हैं तो 59 रुपीज में कोई लॉस नहीं है। इस मेंबरशिप को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस मेंबरशिप को ज्वाइन करने के इतने बेनिफिट्स हैं, जहां पे आपको एमसीक्यूज नए 3 क्रिमिनल लॉस के,
मेंस की आंसर राइटिंग भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप फटाफट इस मेंबरशिप को ज्वाइन करो। जो भी स्टूडेंट्स महंगी बुक्स को नहीं खरीद सकता एमसीक्यूज की, तो उनके लिए 59 रुपीज बहुत बेनिफिट रहने वाला है। ये वीडियो कैसी लगी है इसके लिए मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही है उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।